हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो BARC दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन पेपर विद प्रॉपर आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो ये है सेट ए। ओके। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया 21 फरवरी 2021 को। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, फ्रंट पेज है उसका। तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन वगैरह उसके ऊपर दी गई थी। तो चलो देखते हैं ये पूरे 50 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में जो आए थे उसके डिटेल्ड आंसर्स। ओके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, बहुत सिंपल प्रश्न था। आपको ये 3 नंबर्स दिए थे, उनको एडिशन करके बताना था। सो नो नीड टू एक्सप्लेन, I am directly going to mark the answer over here. Okay, so option number A is the answer for this one. Okay, दूसरा भी वैसा ही है, आपको सिर्फ एडिशन करना है। इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। तीसरा देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन 640 इज डिवाइडेड बाय 18। ओके। तो 640 को अगर 18 से हम भाग देते तो रिमाइंडर क्या आता है। ओके। क्या बचता है वो पूछा था। तो सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पे उसको भाग देना है। ये रिमाइंडर आता है यहाँ पे 10। उसके बाद ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 148 डिवाइड बाय व्हाट इज इक्वल टू 37। सो अगर अब ये क्वेश्चन मार्क को एक्स माने, तो एक्स को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाते और 37 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते इन डिनोमिनेटर, तो हमें मिलता है आंसर नंबर सी। ओके, 4। उसके बाद है 550 मल्टीप्लाई बाय 19। तो ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ये ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको ये 19 को 20 मान लेना है। सपोज आपने ऐसा किया 550 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आपको पता है 550 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 1100 होता है। और 1100 के ऊपर एक और जीरो लगा देने के बाद 11,000 आता है। 11,000 में से 550 माइनस कर दो, आएगा आपका आंसर आएगा 10,450। तो ये उसका आंसर आएगा। ओके। उसके बाद 75 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आपको मल्टीप्लिकेशन बताना था, ये भी इजी था। 5 5 जा 25। ओके, 5 को 5 से अगर हम गुना करते तो 25 आता है। 25 को 75 से अगर हम करते तो कैसा करेंगे। देखो, हमें पता है कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 250 आता है। तो 75 करना है, मतलब क्या, 250 मल्टीप्लाई बाय 7, और बचे हुए ये जो ऊपर के 5 है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ऐड कर दो। सो 250 मल्टीप्लाई बाय 7, 25 का हमें जो उसका एक सीरीज होता है वो याद है, उसका पाड़ा याद है 25 का। 25 7 का कितना होता है, 175 होता है। उसके ऊपर ये जीरो रख दो और उसमें 125 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत 1875। ओके। तो इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, 41.5 माइनस 8.25। बहुत आसान सा ये सवाल था, जिसमें ये डेसिमल उन्होंने ऐड किया है। तो इसका आंसर है 33.25। ओके। उसके बाद ये है कि देखो, सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको करना है, नो नीड टू एक्सप्लेन एनी मोर। ओके। सो इसका आंसर क्या है, सी आएगा। एचसीएफ आपको यहाँ पे फाइंड करना है 2 नंबर का, और बहुत बड़े नंबर यहाँ पे दिया है 81,445, और ये दिया है 6,87,897। तो ये दो जो नंबर्स है, इनका आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, एक तो मेथड ऐसा है कि ये जो बड़ा नंबर है उसको इस छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, लेकिन ये छोटा नंबर भी बहुत बड़ा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन जो मेथड है इस तरीके से, तो इसका हम अगर ये इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं तो ये यहाँ पे आके रुक जाता है। देखो, मैंने पहले 5 से उसको डिवाइड किया, फिर 7 से किया, फिर 13 से किया, तो इस तरीके से आपको ये एक नंबर मिला। उसके बाद ये वाला बड़ा नंबर इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते तो ये मिलता है। तो इसको भी अगर फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लेने वाला ये टास्क है। तो मैंने क्या किया फिर यहाँ पे कि ये जो भी नंबर है ना, तो वो कॉमन किस में, ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस में मिलते हैं। तो मैंने एक ये 7 उठाया, मतलब ये एक कॉमन मल्टीप्लायर उठाया, और ये एक उठाया 179। तो इन दोनों से भाग
जाने वाली कौन सी संख्या इस ऑप्शन में दिखती है, तो वो है 1253। तो इसलिए आंसर हो गया 1253। आप करके देख सकते हो, 1253 से ये वाली संख्या को भी भाग जाता है और ये वाली संख्या को भी भाग जाता है। सो इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद बहुत आसान सा सवाल था ये। गौरव ब्रॉट अ स्कूटर फॉर ₹45,000 if shopkeeper has given him a discount of 10%, what was the mark price ऑफ द स्कूटर? तो गौरव की जगह आप खुद को इमेजिन कर लो, आप स्कूटर लेने गए, उस दुकानदार ने आपको 10% की ऑफर दे दी, डिस्काउंट दे दिया और आपको वो जो स्कूटर है 45,000 को मिली। इसका मतलब क्या, जो भी मार्क प्राइस थी उसके 90% में मैंने वो स्कूटर खरीदी, 90% इक्वल टू 45,000, तो 100% मतलब क्या होगा? आसान सा सवाल है, 50,000 इसका आंसर है। ओके, उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 90 सेकंड इज टू 2 मिनट 30 सेकंड। ओके, सो ये 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे कितना आएगा, 120 सेकंड प्लस ये 30 सेकंड, सो 90 is to 150। 30 से अगर इसको भाग दे तो क्या आएगा, 30 त्रिका 90, और ये 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 आता है। सो जो रेशियो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद है, अ सेट ऑफ 6 टी-शर्ट कॉस्ट फॉर ₹900, हाउ मच वुड बी द कॉस्ट ऑफ 90 टी-शर्ट? ओके, तो अगर 6 टी-शर्ट 900 रुपये में मिल रहे हैं तो 90 टी-शर्ट के लिए कितने पैसे लगेंगे? आसान सा सवाल है। 90 को 6 से अगर हम डिवाइड करते तो कितना आता है, 15 आता है। 15 6 जा 90, तो 6 की प्राइस हमें ऑलरेडी पता है 900। 900 को अगर हम 15 से गुना कर देते तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 900 को 15 से गुना करना, ये भी को, कोई बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो उसको और सिंप्लीफाई करते। 900 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 9,000 आता है। और 9,000 का आधा करते मतलब 5 से गुना करने के बराबर होगा तो कितना आता है, 4,500। इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 13,500 होगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मदर इज 50 years old एंड हर सन is 22 years old. The mother will be twice as old as her son after how many years? तो एक माँ है, उसकी उम्र 50 साल है, उसका बेटा है, उसकी उम्र 22 साल है। कितने साल के बाद बेटे की उम्र माँ के उम्र के आधी होगी, या माँ की उम्र बेटे के उम्र के दुगनी होगी? तो ऐसा ये सवाल है। ओके, तो इसमें से सिर्फ एक आसान सा हमें एडिशन करना है। सपोज 22 में मैं 6 मिला देता हूँ तो कितना होता है, 28 होता है। 50 में भी 6 मिला दो तो कितना होता है, 56 होता है। 28 दूजा कितना होता है, 56 होता है। तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस ऑफ दैट सन। ओके, उसके बच्चे के दोगुनी हो जाएगी 6 साल के बाद मदर की उम्र। यहाँ पे क्या है, द बिलो सीरीज यूजेस अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो, जब हम शुरू में देखते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार इसमें कौन सा लॉजिक यूज किया है, लेकिन इसमें बहुत आसान सा लॉजिक है। सभी सीरीज एक जैसी है, लेकिन एक ही ऐसी सीरीज है कि जिसमें ये जो कुछ नंबर है उल्टे पुल्टे कर दिए उन्होंने। देखो यहाँ पे क्या है, 4696, यहाँ पर भी आपको 4696 दिखेगा, यहाँ पर भी वही दिखेगा, और उसके आगे वाला ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो पूरी सेम दी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ही थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दी है, 4969 दिया है। तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, यहाँ पे 699 किया है, बाकी सब इसमें 969 है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, 110 में से 99 को अगर माइनस करोगे तो कितना आता है, 11 आता है। 99 में से 86 को माइनस करते हैं कितना आता है, 13 आता है। तो ये जो है जितने भी ऑड नंबर है, 11 13 15 17 19, तो इस तरीके से ये सीरीज चलने वाली है। तो अगर आप 86 में से 15 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आंसर, 71 आएगा, 71 आएगा, बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो गया। फाइंड द एवरेजेस। ओके, सो एवरेज कैसा फाइंड करते हैं हम लोग, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हमारे पास संख्या है या जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम सम करते, उसका एडिशन करते और उसको डिवाइड बाय क्या करते, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर, हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर देयर। ओके, तो उसका जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते, तो इसका सम करते तो आता है 150। ओके,
सॉरी 150 प्लस 30 180 आता है। 180 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 30। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ये फाइनल आंसर होगा। फाइंड द एवरेज, अगेन एवरेज पूछा है, 6 संख्या यहाँ पे आपको दी है। ओके, तो 6 संख्या की जो भी बेरीज है वो आती है 156, उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 26 आंसर आता है। ओके, उसके बाद ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 15% ऑफ 20 एंड 6% ऑफ 60 एड्स अप टू व्हाट। तो 20 के 15%, तो चलो 20 का 10% 2 होता है, इतना तो पता है, और 15 करना है तो 2 का आधा कर दो, मतलब 5% हो गया। तो 15% कितना हुआ? 3 हो गया। 15% ऑफ 20 कितना हो गया? 3 हो गया, बराबर। 6% ऑफ 60, ओके, इसका 10% लेते हैं तो 6 आता है। 6 के अगर हम 10 टुकड़े करते हैं तो 0.6 आएगा। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? 3.6, मतलब वो 6% हो गया पूरे 60 का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? ऑप्शन नंबर बी, 6.6। उसके बाद ये एक सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सा है। पहले हम बोडोमास रूल पता होगा आपको। बोडोमास रूल के तहत हम क्या करते हैं कि पहला जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी है ऑपरेशन उसको सॉल्व करते हैं। तो 36 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 12 आएगा। 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 प्लस 30 54। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस साइन मीन्स। तो देखो, ये साइन बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो गया क्योंकि अच्छे से दिख ही नहीं रहा है ये। एक्चुअली ये साइन ऐसा है, कुछ इस तरीके का, ये एक सर्कल है ऐसा, और उसमें एक इस तरीके का एक डैश है। तो ये साइन कौन सा है? ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक के जो हमारे साइंस होते हैं उसमें से एक साइन है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरनेट पे जो भी सोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। तो आइदर आंसर हो सकता है बी या तो सी हो सकता है, लेकिन बी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो सिंबल है यहाँ पे, तो ये नो पार्किंग का यहाँ पे दिखाया है। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी सोर्सेस मिले हैं कि ये जो सिंबल है, ये नो पार्किंग का सिंबल, इसमें पी होता है और पी के इस पे ऐसा काट मारते हैं वो लोग। तो वो जो ट्रैफिक सिंबल होता है वो नो पार्किंग का होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नो पार्किंग का दिखाया है। ओके, और कुछ रिसोर्सेस ऐसे मिले कि ये वाला जो सिंबल है उन्होंने बताया है कि ये जो भी ये बी ऑप्शन है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंड साइन, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन होता है वो एंड होता है, वो वाला साइन में दर्शाता है। ओके, तो इस तरीके का ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा जो भी बीआरसी जब आंसर की रिलीज करेगा तब एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे से दिख भी नहीं रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक सिंबल्स अवेलेबल है उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो बी होगा, लेकिन देखते हैं जो फाइनल आंसर क्या आएंगे तब देखेंगे। उसके बाद 22 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो सबको पता है गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में उसका उगम होता है, और आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, तो इस तरीके का ये एक पूरा उसका एक पाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का 49% जो पूरा हिस्सा है वो इस नदी के, मतलब सिंचाई क्षेत्र में आता है। ओके, तो इस तरीके का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। बहुत सारे धार्मिक स्थल भी इसके किनारे पे स्थित है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, रत्नागिरी इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, एप्पल, बनानास, मैंगो, पाइनएप्पल। तो आपको पता होगा रत्नागिरी के अल्फांसो मैंगोज होते हैं, उसको जीआई टैग मिला है, सो इट इज फेमस फॉर मैंगोज। नेक्स्ट वन, चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सांगली में लोकेटेड है। जो बच्चे सांगली के होंगे उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो अभी पता कर ले, सांगली में होता है ये। ओके, केसरी is a Marathi newspaper founded by whom? Kesari and Maratha, we all know that, founded by Bal Gangadhar Tilak, also known as Lokmanya Tilak. Okay, which of the following days of the year celebrated as Maharashtra Day? 1 मई को हम महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट करते हैं, महाराष्ट्र डे बोलते हैं उसको। और एक उसका एक हम सेलिब्रेशन करते हैं कामगार दिन के तौर पे भी, 1 मई को सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 1 मई 1960 को जो बाइलिंगुअल स्टेट था गुजरात और महाराष्ट्र का मिला के, तो दोनों स्टेट सेग्रीगेट हो गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गए थे 1 मई 1960 को। तब से लेके आज तक महाराष्ट्र डे 1 मई को मनाया जाता है। वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार बहुत ही
इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, हैदराबाद में लोकेटेड है। आपने कभी हैदराबाद की तस्वीरें देखी होंगी किसी मूवी में या किसी रियलिटी शो में या और कहीं पर भी, तो आपको पता होगा ये चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? हुगली नदी के ऊपर है। ओके, कहाँ पे है हुगली नदी? कोलकाता के एक वो जो वेस्ट बंगाल कोलकाता का जो एरिया है वहाँ से बहते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक्चुअली हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका ये पार्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन महाराष्ट्र फेमस फॉर रेसलिंग? रेसलिंग मतलब क्या? कुश्ती। ओके, कुश्ती के लिए कौन सा शहर फेमस है? कोल्हापुर। ओके, सदर्न महाराष्ट्र में आता है, कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट वेरी फेमस, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको कभी वहाँ जाने का मौका मिले तो जरूर विजिट कीजिएगा। खासबाग कुश्ती मैदान छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने ये बनवाया था। खासबाग मैदान कुश्ती के लिए बहुत फेमस है। रेसलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेली जाती है आज भी। विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? तो बहुत लोगों को लगा होगा पाकिस्तान या चाइना होगा, लेकिन इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इंडिया के वजह से तीनों बाजू से घिरा हुआ है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश शेयर्स विथ इंडिया। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम विच डायरेक्शन? सो इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम की पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूमती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट हमें पता है कितने, 7 या 8 फंडामेंटल यूनिट है, उसमें से क्या है? MKS हम यूज करते हैं, मीटर सेकेंड किलोग्राम, तो लीटर उसमें नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द आउटर surface ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज ड्यू टू व्हाट? आप कोई भी एक स्टील का ग्लास ले लो, उसमें कुछ बर्फ डालो और पानी डाल दो, वो जो चिल्ड वाटर होगा उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लास के आजू बाजू में जो भी एयर है, जो भी हवा है, उसमें जितना भी बाष्प है वो पूरा कंडेंस होके उस ग्लास के आउटर सरफेस के ऊपर एक ऐसे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। सो इट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन सॉल्ट कॉजेस व्हाट? गॉइटर, गलगंड भी जिसे बोला जाता है। ओके, जो भी पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके खाने में आयोडीन युक्त नमक की बहुत कमी होती है, उसकी वजह से उनको एक गलगंड होता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियोपोरोसिस कॉमन इन ओल्डर वुमेन इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? तो इसमें कैल्शियम ये सही आंसर होगा, क्योंकि देखो एस्टेरोपोरोसिस ये जो वर्ड है मैंने भी कभी सुना नहीं था, लेकिन एग्जाम में एक छोटा सा टिक यहाँ पे आप लगा सकते हो। पोरोसिस मतलब क्या? समथिंग गेट पोरस, मतलब ठिसूल हो जाना, कमकुवत हो जाना। ओके, तो जब ओल्ड एज वुमेन होती है उनका क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो हड्डियाँ कमज़ोर होने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी होना, या हड्डियाँ कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। तो इस तरीके से भी आप कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स? ओके, सो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, WBC। W stands for water and B and C are the vitamins which are soluble in water. Okay, so vitamin C is the water soluble vitamin. Answer C is the correct one. Which metal, sorry, which meal bread and cereals are rich in? Whole meal bread and cereals are rich in. तो ऐसा होल मील मतलब संपूर्ण आहार कौन सा है कि जो ब्रेड और सीरियल से रिच है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी ये पाए जाते हैं। तो ये आपको पता भी नहीं होगा, फिर भी आप ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सीरियल्स और ब्रेड तो ये दोनों ऐसे है कि जिसमें फैट होता ही नहीं है। फैट किस में होता है? दही में होता है, दूध में होता है, घी में होता है। ओके, या जो भी मांस वगैरह होता है उसमें होता है। लेकिन ये सीरियल्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ब्रेड जो होता है गेहूं से बना होता है, उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें फैट वगैरह ये ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो विटामिन सी क्या होता है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इमली वगैरह, उसमें विटामिन सी होता है। ओके, तो ये तो खट्टे नहीं होते, तो विटामिन सी की वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फैट की वजह से भी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड बोला है,
ये तो इसमें होता ही नहीं है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं सीरियल्स में, तो ये भी गया। प्रोटीन्स मतलब क्या, एक तरह के फाइबर्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज व्हाट। सो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये भी टिक किया होगा साइट्रिक एसिड, लेकिन साइट्रिक एसिड ये सही ऑप्शन नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड ये सही ऑप्शन है। उसके बाद फोर्स एंड इनर्शिया आर डिफाइंड एज इन विच लॉ। ओके, सो इट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक कोई भी चीज अगर वो गतिशील है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, तब तक उसका इनर्शिया कंटिन्यू मेंटेन रहता है। या कोई चीज स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी रहने का, उसी स्थिति में रहने का उसका जो इनर्शिया है वो मेंटेन करती है, अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो बहुत सिंपल सा आंसर था इसका, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, सेकंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सेकंड लॉ के तहत होता है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, ऑल एक्शंस देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये इस तरीके के ये थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ आपको याद रखना है, फोर्स और इनर्शिया को डिफाइन करता है। उसके बाद क्या है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। सो इट इज वर्क ऑन लीनियर मोमेंटम। देखो जब भी कोई जो फील्डिंग करने वाला प्लेयर होता है वो कैच लेता है, क्रिकेट बॉल जो भी कैच लेता है वो, तो उसका हाथ थोड़ा पीछे चला जाता है। तो पीछे क्यों जाता है, क्योंकि वो बॉल को एक मोमेंटम होता है, क्रिकेट बॉल को, उस मोमेंटम को मैनेज करने के लिए उसको एक रिकॉल वेलोसिटी जैसी होती है ना, तो उस तरीके से उसका एक हाथ पीछे चला जाता है। सो ये एक लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत अच्छा उदाहरण है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसुलेटर। ओके, नॉट अ इंसुलेटर मतलब क्या, विच इज द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर। सो प्लास्टिक कंडक्टर है क्या, नहीं है, इंसुलेटर है। इसलिए हम प्लास्टिक को रैप करते हैं ना, कहीं भी कोई वायर वगैरह डैमेज हो जाती है तो प्लास्टिक को रैप करते हैं। वुड क्या है, अगेन इंसुलेटर है। ग्लास क्या है, ये भी इंसुलेटर है। लेकिन कॉपर, कॉपर के वायर होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, सो दे आर नॉट अ इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। लीकेज ऑफ एलपीजी गैस इज डिटेक्टेड इजीली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो जो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घर में यूज करते हैं, तो जब वो लीक होता है तो उसका स्मेल आता है। ओके, तो उसमें क्या ऐड किया होता है, इथिल मरकैप्टेन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो ऐड किया होता है। ओके, सो फास्ट डिफ्यूजन ऑफ अनप्लीजेंट स्मेलिंग इथिल मरकैप्टल, इसके वजह से हमें पता चलता है कि गैस लीक हुआ है। अगर ये इथिल मरकैप्टम हम उसमें ऐड करते नहीं है तो गैस लीक हो भी जाए तो भी हमें पता नहीं चलेगा। ओके, उसकी गंधी नहीं आएगी, तो हम पता ही नहीं कर सकते कि गैस लीक हुआ है कि नहीं। अगर हम वहाँ पे कोई माचिस जला देते या कोई और ऐसे चीज़, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बटन वगैरह प्रेस कर दे तो ब्लास्ट हो सकता है, तो वो ना हो इसलिए इथिल मरकप्टिन नाम का एक सब्सटेंस उसमें ऐड किया जाता है। उसके वजह से उसका एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है जब भी वो लीक होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच पार्ट। ओके, तो आपको पता है कि आंखों का जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो रेटिना एक ऐसा पार्ट है हमारे ह्यूमन आइज में जिसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज वो सेंस करता है। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन ऑन विच ह्यूमन आई डिटेक्ट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन ज्यादा होता है, CH4 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 45 देखो, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या, पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। ओके, उसके बाद क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब, कौन सा नहीं है इसमें, तो मस्टर्ड, मोहरी जिसे हम बोलते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं देखो काले कलर के, ब्राउन या काला कलर का एक दाना होता है मस्टर्ड का, जो भी हमारे स्पाइस का डिब्बा होता है घर में उसमें रखा होता है, देखो कभी जाके। तो मस्टर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ, इट इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। ओके, देन ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स व्हाट। ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखो आप, जो भी अलग अलग क्रॉप वैरायटीज है उस वैरायटीज में इंप्रूवमेंट होते गए। जो भी इरिगेशन सिस्टम है सरकार ने उसके ऊपर फोकस किया, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, उसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद जो भी अलग अलग फर्टिलाइजर है वो भी ज़्यादा मात्रा पे हम यूज़ करने लगे, क्योंकि आपको पता है जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो
सिंचाई की व्यवस्था के कारण ज़्यादा पानी भी अवेलेबल था, फर्टिलाइज़र्स भी हमने अच्छे से इस्तेमाल किए और अलग-अलग क्रॉप की वैरायटी लेके आए, इम्प्रूव्ड वैरायटी लेके आए, उसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ओके। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? हू इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ओके। उसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इज़ लार्जेस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो जो स्टील होता है, मतलब क्या सॉलिड होता है, सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम एयर में या गैस में होता है। और 0 होता है साउंड का स्पीड वैक्यूम में। देखो, साउंड की स्पीड इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इट नीड्स any kind of material or a medium for its propagation, okay? It's not like any light, लाइट वेव की जैसा नहीं है, उसके लिए उसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए जब भी साउंड किसी सॉलिड से ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड उसमें लार्जेस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। Which gas is used to flush the plastic bags where chips or other food items fried in oil are packed for a sale? तो देखो, जो भी हम चिप्स वगैरह खाते हैं या जो भी फ्राइड या ऐसे क्या बोलते हैं हम, तले हुए जो पदार्थ होते हैं, तो उसको एक पैक करने के लिए जो भी एक प्लास्टिक के रैपर मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें कौन-सा गैस इंजेक्ट किया जाता है? आपने वो लेज़ के वगैरह पैकेट देखे होंगे, तो वो ऐसे पूरे बलून जैसे होते, उसमें 3/4 तो हवा ही होती है और 1/4 उसमें वो चिप्स होते हैं, राइट? तो इतना एक उसमें गैस हम फ़िल करके रखते हैं, तो वो गैस कौन-सा होता है? इट इज़ N2, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस उसमें फ़िल किया होता है एज़ अ प्रिज़र्वेटिव, ओके? उसके बाद है द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूसेस चांसेस ऑफ व्हाट? अगर आप अच्छा पानी पीने को दोगे तो पानी के ज़रिए जो डिफरेंट डिसीज़ेज़ फैलते हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ हम जिसे बोलते हैं, तो वो कम होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, आशा है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। जो भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते, वो अगर बीएआरसी को जॉइन करना चाहते हैं, तो 12th लेवल के बेसिस पे ये वर्क असिस्टेंट का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी उनके हाथ में रहता है। जो भी बच्चे 11th-12th में, वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत यूज़फुल है, ताकि वो बीआरसी में करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके? एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड ऑर्गनाइज़ेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में स्थित है, ट्रॉम्बे एरिया में। ओके? तो जिन भी लोगों को इस इंस्टीट्यूट में एडमिट होना है, उनके साथ काम करना है, तो ऐसे बहुत सारे उनके पोस्ट अलग-अलग आते रहते। तो हमारे इस चैनल पे हम भी ऐसे अलग-अलग एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो भी रेगुलर हमारे 11th, 12th, 9th, 10th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चन है, या जो भी हम उसका जो सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहिए। ओके? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।